गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल वाले लेक्चर में हमने देख लिया था कि व्हेन वी अप्लाई एसी अक्रॉस कैपेसिटर देन हमें जो रिजल्ट मिला वो ये मिला कि देयर इज करंट विच इज लीडिंग वोल्टेज इज गिवन बाय ई, सो द करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय 2 और इससे रिलेटेड हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। सो हियर the solid line represents EMF, then dotted line represents current I। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि EMF जो है वो एंगल पाई बाय 2 पे मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन एज करंट इज लीडिंग EMF तो करंट हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड मैक्सिमम एट पाई बाय 2 एंगल बिफोर E, यानी वो यहीं पे मैक्सिमम पे आ गया है। और अगर फिर भी ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा सीधा एक काम करो, यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखो और यहाँ पर भी t इक्वल टू 0 रखो। अगर मैं इस इक्वेशन में e के इक्वेशन में t इक्वल टू 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, e विल बी 0। अब मैं इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ओमेगा t यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 0 प्लस पाई बाई 2, साइन ऑफ पाई बाई 2, साइन ऑफ पाई बाई 2 इज़ 1, तो I इज इक्वल टू आई नॉट, ऐसा हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अलग अलग टाइम पे आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो और आप ये ग्राफ को वेरीफाई कर सकते हो। सो दिस इज़ द थिंग बिहाइंड दिस ऑल कंसेप्ट। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि when you apply AC across capacitor, so there is a current flowing through the capacitor and the current leads voltage by angle pi by 2। अब यहाँ पे एक बेसिक डाउट जनरली स्टूडेंट्स को आता है कि सर ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर के बीच में ये तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है या फिर एयर होगी, there is a gap in between two plates of capacitor and that gap is filled by dielectric material। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी इंसुलेटर होता है या फिर एयर रहेगी, तो उसमें से करंट कैसे फ्लो होगा, यस यू आर राइट, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। बट ये कैपेसिटर है और हमने यहाँ पे ये एसी सप्लाई कनेक्ट किया है, तो एसी सप्लाई कनेक्ट करने के बाद होता क्या है, जब करंट की डायरेक्शन ये रहेगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो देयर विल बी करंट टिल द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, देयर इज अ करंट टिल द कैपेसिटर इज चार्ज्ड। लेकिन मान लो चार्ज होने से पहले ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। चार्ज होने के पहले ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो क्या होगा, अभी नाउ करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इट विल चार्ज कैपेसिटर लाइक दिस, और ये माइनस हो जाएगा इस इधर वाली साइड को। तो यानी हो क्या रहा है, ड्यू टू continuous reversal of direction of current there is a charging discharging of capacitor going on। यानी हम ये बोल सकते हैं कि there is current flowing through the capacitor, not through the capacitor, it is only charging the capacitor, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वहाँ पे हो रहा है। बट अगर हम ये वाला सर्किट देखें तो यहाँ से तो करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, दैट डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी कि वो कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर कैपेसिटर को चार्ज करने में ज़्यादा समय लग रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, बहुत जल्दी वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो अलग बात है। बट मेन पार्ट क्या है कि यस AC करंट कैन बी पास थ्रू द कैपेसिटर, ऐसा हम बोल सकते हैं, AC करंट कैन पास थ्रू द कैपेसिटर। अगर वैसे ही DC होता तो DC के लिए हम क्या बोलते, DC में करंट तब तक फ्लो होता है जब तक कि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। एक बार वो कैपेसिटर चार्ज हो गया देन देयर विल बी नो करंट थ्रू द DC सर्किट। अगर DC सप्लाई आपने कनेक्ट किया है तो देयर विल बी अ करंट थ्रू द सर्किट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन RC टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर। सो देयर विल बी करंट ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, और ये ड्यूरेशन में क्या होगा, इस ड्यूरेशन में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद DC सप्लाई है, एक बार वो चार्ज हो गया तो करंट तो रिवर्स होगा नहीं, तो चार्ज होने के बाद देयर विल बी नो करंट थ्रू द कैपेसिटर। एक बात को याद रखना, ठीक है। तो DC है देन देयर इज नो करंट, फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम देयर विल बी करंट बट दैट टाइम ड्यूरेशन इज निग्लिजिबल। तो हम ओवरऑल ये कहेंगे कि देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे करंट कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्योंकि हमने AC सर्किट अप्लाई किया है, यहाँ पे AC सोर्स हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है एंड हेंस देयर इज
a current flowing through the circuit. इसको आप याद रखो। बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट एंड दैट पार्ट इज फेजर डायग्राम। तो आपके बुक में पेज नंबर 294 पे एक फेजर डायग्राम मुझे दिखाई दे रही है। अब देखो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से उन्होंने दिखाई है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है। सो उन्होंने ईएमएफ का कंपोनेंट ऐसे दिखा है, ये है ईएमएफ वेक्टर, और मैंने पहले भी कहा था कि फेजर डायग्राम इज बेसिकली इट शोज रोटेटिंग वेक्टर्स, इट शोज रोटेटिंग वेक्टर। तो अगर ये ईएमएफ वेक्टर है, सो दिस वेक्टर इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग लाइक दिस, एंड ठीक है। और उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? यू हैव टू टेक अ कंपोनेंट ऑफ दिस ई अलोंग वाई एक्सिस, इट विल गिव यू ई साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ओमेगा टी इज दिस एंगल, ओमेगा टी ये एंगल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कोई डाउट है तो हम इसे डाउट सेशन में फिर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं, पूछना, वहाँ पे प्रेजेंट रहना, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर ये ईएमएफ है तो करंट कैसे ड्रॉ करूँ मैं? तो करंट के लिए हमें पता है कि करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय π/2। तो हम एक ऐसा वेक्टर यहाँ से ड्रॉ करेंगे एंड दैट लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, येस आई होप इट इज़ परपेंडिकुलर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एंगल 90 है इन दोनों में। तो ये जो है ना, ये है मेरा करंट फेज़। तो करंट फेज़ जो है वो हमेशा आगे रहेगा, यानी अगर दोनों को रोटेशन में दिखाया जाए तो ये दोनों ऐसे रोटेट होंगे कंटिन्यूसली, एंड देयर विल बी ऑलवेज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन बिटवीन दीज टू यानी करंट फेज एंड ईएमएफ फेज, दोनों में हमेशा एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा, ये याद रखना। सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर सर्किट। और कैपेसिटर में याद रखना करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। इंडक्टर में हमने क्या देखा था? इंडक्टर में जनरल एक नाम अभी रख रहा हूँ, इंडक्टर को मैंने पहले ही बताया था कि इट इज़ नथिंग बट अ कॉइल और इट कैन बी अ सोलेनॉइड। दोनों को कॉमनली हम इंडक्टर बोल सकते हैं क्योंकि दोनों के एक ही प्रॉपर्टी है, दे अपोज द cause which has produced the EMF which has induced the EMF in them, coil and solenoid। तो उसके लिए, तो इंडक्टर के लिए करंट लैग्स वोल्टेज बाय π/2 एंड कैपेसिटर के लिए करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2, ये आप याद रखना, ठीक है। अब एक इक्वेशन मुझे आपको बताना है, किधर गया वो इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन, ठीक है। मैं ये इक्वेशन सिर्फ रख रहा हूँ और बाकी मैं अभी मिटा रहा हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हाँ, तो मैं ये इक्वेशन बता रहा था, ये वाला। अब इसे ना ज़रा ध्यान से देखो। सो आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट। मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखता हूँ, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय 1/ओमेगा सी। गलत नहीं रहेगा अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिखूँ तो, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम लोग। सो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी। इन शॉर्ट क्या? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन सम रेजिस्टेंस। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि ये करंट है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, लेकिन ये जो पैरामीटर है दैट इज नथिंग बट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। So here this opposition to the flow of current is represented by the quantity that is called as 1/omega c. This 1/omega c represents opposition to the flow of current. कैसे? देखो, अगर ये 1/omega c की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू कम है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। यानी ये इन्वर्स रिलेशन, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा है। तो वैसे यहाँ पर भी ये इक्वेशन की एक एनालॉजी हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो क्वांटिटी है हेंस इट रिप्रेजेंट्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Capacitive reactance 1/omega c is called as capacitive reactance. Its unit of measurement is ohm only. इसका जो यूनिट है वो ओहम ही है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज तो सेम ही है, तो इसको हम ओहम में ही मेजर करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओहम। एक और चीज़, तो कल हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस देखा था, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आया था हमारा? Inductive reactance was omega L and capacitive reactance was 1/omega c. दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसका सिंबल है यहाँ, इट इज़ XC, और इसका सिंबल है
XL। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल है वो है XC और इसका जो सिंबल है वो है XL। तो मैं अभी यहाँ पे एक लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोलना ज़्यादा करेक्ट रहेगा, हालांकि ये वेलोसिटी ही रहती है, ये याद रखना। और अगर मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूँ तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों का जो काम है वो सेम है, दैट इज़ टू अपोज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। पेज नंबर 294 पे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है। हाँ जी, ओमेगा को उन्होंने एक और यहाँ पे सिम्बॉलिकली, ओमेगा इज रिटन एज 2πf। तो अगेन दे आर सेइंग कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं देयर इज़ अ डिफरेंशिएशन इन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। और इसका जो डिफरेंस है मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। अब उन्होंने जो डिस्कशन किया है उसको ज़रा देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का कॉलम और रिएक्टेंस का कॉलम इस बार ना उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया कि दोनों में डिफरेंशिएट करके रख लिया और 3 ही पॉइंट रखे। तो इसके ऊपर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस यानी दोनों के लिए कॉमन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस के नीचे लिखा है पहला पॉइंट, इक्वली इफेक्टिव फॉर AC एंड DC। तो रेजिस्टेंस का काम ये है, इट अपोजेस द करंट, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस कैन बी गिवन बाय R इज इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हो आप, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पे कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी की टर्म नहीं आ रही है, यानी रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी आप DC सप्लाई दे दो या फिर AC सप्लाई दे दो, दोनों के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए उन्होंने कहा है कि इक्वली इफेक्टिव फॉर AC एंड DC। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, करंट इज अफेक्टेड बट एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है बट इट अफेक्ट्स द करंट। अब एनर्जी क्यों कंज्यूम नहीं होती है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने वाले हैं, तो इस पॉइंट को जरा साइड में रख दो, कोई बात नहीं है। द एनर्जी कंजम्पशन बाय कॉइल इज ड्यू टू इट्स रेजिस्टिव कंपोनेंट, ये भी हम साइड में रख देते हैं। ये एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं ना, ये हमें थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने अभी कहा। ठीक है, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये दूसरे वाले साइड में दिया है रिएक्टेंस के नीचे वाले कॉलम में। एक और चीज़, करंट अपोज बाय रेजिस्टर इज इन फेज विद द वोल्टेज। हाँ, अब ये सबसे पहले ये जो AC हमने बना दिया था वो हमने अप्लाई किया था रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और उसमें हमें ये कंक्लूजन मिला था कि देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज व्हेन वी अप्लाई AC अक्रॉस रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस की वजह से किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस ऐड नहीं होता है करंट एंड वोल्टेज में। अब बात करते हैं रिएक्टेंस की। तो रिएक्टेंस में 2 टाइप के रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या पता चल रहा है, रेजिस्टेंस विल नॉट ऐड एनी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, बट if you have inductive reactance, in case of inductive reactance voltage leads current by angle π/2, and in case of capacitive reactance current leads voltage by angle π/2. So there is additional of some phase difference between current and voltage because of this reactance. और ये दोनों पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से क्या होता है एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ दिया है आपके पेज नंबर 294 पे। हालांकि पहला जो पॉइंट है ना पावर वाला, वो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा उस डिस्कशन तक आने के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो हमने AC बनाया ना, ये AC हमने एक बार रेजिस्टेंस को दिया, एक बार कैपेसिटर को दिया, एक बार इंडक्टर को दिया। अब हम तीनों को एक साथ लगा देंगे AC। आई एम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 295, AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इन सीरीज, LCR, सीरीज LCR सर्किट, इसको इन शॉर्ट कहते हैं। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इसमें थोड़ी सी फेज़र डायग्राम हमें देखनी पड़ेगी। फेज़र डायग्राम का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, तो देख लेते हैं इसको भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है LCR सर्किट, सीरीज़ LCR सर्किट, जिसमें हमने क्या किया है, AC सप्लाई जो है वो हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है,
अब यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स कौन से, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों सीरीज में है तो करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल दीज कंपोनेंट्स विल बी सेम, ठीक है। इसलिए करंट के लिए हम एक ही इक्वेशन रखते हैं कि I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये एक ही करंट तीनों में फ्लो हो रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे डायरेक्शन दिखाना थोड़ा गलत रहता है क्योंकि दिस इज AC सर्किट, तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, बट जस्ट टू शो सम करंट इन द सर्किट मैंने ऐसे एरो दिखाए हैं, अदरवाइज एरो दिखाना थोड़ा गलत रहेगा यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आप उस डायग्राम में देखोगे, डायग्राम है कौन सी, ये फिगर 13.12। तो यहाँ पे कुछ फेजेस उसी डायग्राम में उन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो फेजेस यानी मान लो ये करंट है, सो अगर ये करंट है, अब देखो पहले सिंबल देखो, EL इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, EC इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ER इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। अगर ये करंट है, हॉरिजॉन्टल फेज अगर करंट है, तो हमें पता है कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट बाय एंगल 90 डिग्री, तो ये EL हो जाएगा। कैपेसिटर की केस में अगर ये करंट है I, तो इन दैट केस कैपेसिटर की केस में वोल्टेज लैग्स करंट बाय एंगल π/2, तो ये AC हो जाएगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस के मामले में हमें पता है कि रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज दोनों एक ही फेज में रहेंगे, ठीक है, दोनों एक ही फेज में रहेंगे। तो अब यहाँ पे बारी आती है फेज़र डायग्राम की, क्योंकि फेज़र डायग्राम के बिना इसका एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो फेज़र डायग्राम के लिए पहले हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा करंट का ही क्यों, करंट का रेफरेंस इसलिए लेना पड़ेगा, यानी मैं करंट को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करने वाला हूँ। करंट का रेफरेंस हमें इसलिए लेना पड़ेगा कि करंट जो है वो तीनों कंपोनेंट्स में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि तीनों कंपोनेंट जो है वो सीरीज़ में हमने कनेक्ट किए हैं। तो अभी मैं करंट का कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से ऐसे, ये है करंट I। अब बात करते, मैं अभी ये इक्वेशन मिटा दे, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब बात करते हैं करंट, तो ये ER अगर मुझे दिखाना है, ER यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो मैं उसको इसी एक्सिस पे दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस दे आर इन सेम फेज। अब बात करते हैं इंडक्टिव वोल्टेज की, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो लीड्स करंट बाय एंगल π/2। सो दिस इज योर EL, ठीक है, विच लीड्स करंट बाय एंगल π/2। रोटेशन ये ऐसे ही हो रहा है, तो पहले इंडक्टर रोटेट होगा, बाद में करंट आएगा उसके पीछे पीछे। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस के वोल्टेज के बारे में। तो कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है वो लैग करता है करंट से, तो इट लैग्स करंट बाय एंगल π/2। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। सो ये है इंडक्टिव वोल्टेज का फेज़, ये है कैपेसिटिव वोल्टेज का फेज़, और ये है रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, ठीक है। तो ये तीनों अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए, अब देखो ये एग्जैक्टली पैरेलल है, एंटी पैरेलल बोलना ज़्यादा करेक्ट रहेगा। तो इन दोनों के अक्रॉस का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो कितना रहेगा? वो रहेगा EL माइनस EC। तो उसका जो रिजल्टेंट फेज़ है ना वो रहेगा ये। सो दिस फेज रिप्रेजेंट्स EL माइनस EC, ठीक है, ओके। तो अब दो वेक्टर्स हैं, एक है ER और दूसरा है EL माइनस EC। इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बना दिया हमने पैरेललोग्राम, और ये हमें मिला रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ये जो है ना, ये है आपका रिजल्टेंट EMF। तो ये जो EMF E जो लिखा है ना मैंने, वो ये है। क्योंकि मैं यहाँ पे E इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे अभी जो रिजल्टेंट एंगल आएगा ना वो है रिजल्टेंट एंगल, फेज डिफरेंस जो है ना वो है फाई, यानी देयर इज रिजल्टेंट फेज डिफरेंस ऑफ फाई इन बिटवीन E एंड I। और इसीलिए मैंने करंट का रेफरेंस लिया है, करंट को मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, और उसके अकॉर्डिंगली बाकी जो 3 वोल्टेजेस है ना वो मैंने ड्रॉ किए हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो E रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन LCR, एंड देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब नेक्स्ट,
यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया कि EL इज़ ग्रेटर दैन EC, ये मैंने एज्यूम किया है। आप इवन ये भी एज्यूम कर सकते हो कि EC इज़ ग्रेटर दैन EL। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि EL यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप दूसरी केस भी ले सकते हो, बट थोड़ा सिंपल हो जाएगा डिस्कशन, इसलिए हम ये एक केस को डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। देयर इज सम नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। OAKB, O और ये पॉइंट है A, ये है K और ये है B, ठीक है। ये नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं OAKB। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे जो उन्होंने रिजल्टेंट OK बताया है, तो यानी रिजल्टेंट वोल्टेज जो है, सो OK इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आपको याद होगा, OA स्क्वायर प्लस AK स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AK स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से AK की जगह उन्होंने OB लिख दिया है, AK इज इक्वल टू OB। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ OA स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस OB स्क्वायर, ये है OK यानी रिजल्टेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो। तो अब यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय OA? सो OA इज नथिंग बट ER, ये वेक्टर ER यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R, ER कैन बी रिटन एज I इंटू R, ER कैन बी रिटन एज I इंटू R। आपको पता है ना, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज OB? सो OB इज बेसिकली, OB के लिए मैं लिख देता हूँ, OB इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है ना, दिस इज योर OA। OB है आपका EL माइनस EC। नो, व्हाट इज EL? EL है आपका करंट I इंटू XL। व्हाट इज EC? दिस इज नथिंग बट करंट I इंटू XC। ये AC की तरह ये इक्वेशन, बिकॉज R, XL, XC, ये अगर हम देखें तो दीज थ्री क्वांटिटीज आर सिमिलर क्वांटिटीज, ऑल दीज रिप्रेजेंट्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पे I R की तरह I इंटू XL इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, I इंटू XC इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे अभी पुट करेंगे। सो हमें क्या मिलता है देखते हैं। सो OK इज इक्वल टू, OK यानी इट इज़ नथिंग बट E, OK इज नथिंग बट योर रिजल्टेंट EMF E इज इक्वल टू, what is OA? OA is I into R square plus, what is OB? OB is IXL minus IXC, IXL minus IXC whole square। अब ये I जो है I स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा। सो E इज इक्वल टू रूट ऑफ I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब I को मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो ये कॉमन निकालने के बाद ये स्क्वायर रूट से भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये I स्क्वायर है, तो उसकी वजह से ये E इक्वल टू I और ये ब्रैकेट में बचता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमें मिला। अब इसको हम फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो E डिवाइडेड बाय I is equal to R square plus XL minus XC square। E divided by I is equal to square root of R square plus XL minus XC square। ये इक्वेशन है पेज नंबर 295 पे दिया हुआ है। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड ओम्स लॉ के इक्वेशन से, तो ओम्स लॉ का इक्वेशन कैसे है? V upon I is equal to R, V upon I is equal to R, where R represents opposition to the flow of current। तो यहाँ पर भी V upon I ही है, because E is nothing but potential difference, I is current। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि this quantity represents opposition to the flow of current। जैसे XL है, XC है, R है, उसी प्रकार से ये जो quantity है ना, that represents opposition to the flow of current, and I can write, there is a symbol to this quantity and that symbol is Z। Z is equal to R square
XL minus XC square. This Z is called as impedance. इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, ये Z जो है ना इसे कहते हैं इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये फेजर डायग्राम जो है इसके बारे में फिर से उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन यानी उसके आगे कुछ टर्म्स उन्होंने डिराइव की हैं, तो हम भी वो टर्म्स डिराइव करने वाले हैं। बट आई होप यहाँ तक का डिस्कशन आपके लिए क्लियर होगा। इस डिस्कशन में कहीं पर भी कोई डाउट है ना, सो प्लीज़ उस डाउट को साइड में रखिए और डाउट सेशन में वो डाउट लेके आइए, क्योंकि अगर नहीं समझा तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है, यानी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि डिराइव इम्पेडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट, डिराइव इम्पेडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो इतनी ही मैथमेटिकल स्टेप्स है, मैंने थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल स्टेप्स ही हैं, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। और इसके लिए एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आई को रेफरेंस क्यों लिया है वगैरह वगैरह। बस जो जो डिस्कशन हमने अभी तक किया है उसको लिखना है, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। और डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। और कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो डाउट सेशन में ये डाउट लेके आया करो, ठीक है। क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हटके हैं, थोड़ा सा नया टॉपिक है, डाउट्स आ सकते हैं, तो इसको पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये था इम्पेडेंस, हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया है। सो इम्पेडेंस, अब इम्पेडेंस का भी यूनिट जो रहेगा, व्हाट इज इम्पेडेंस? इम्पेडेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट लाइक रेजिस्टेंस। तो इम्पेडेंस का भी यूनिट जो रहेगा वो रहेगा ओहम। इम्पेडेंस का भी यूनिट जो रहेगा वो रहेगा ओहम। सो इट इज सिमिलर क्वांटिटी टू XL, XC एंड R। सो XL, XC, R एंड Z ये सब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ है। बस डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है कि ये जो R छोड़ दिया ना आपने, R छोड़ के XL, XC एंड Z जो है ना ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये वैल्यूज़ जो है इनकी ये डिपेंड करती हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये एक पार्ट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट इज़ फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम ये टाइटल दिया है, हालांकि हमने फेजर डायग्राम पहले ही ड्रॉ करके रख दी है और कैसे ड्रॉ की ये भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने एज्यूम किया है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज़ ग्रेटर दैन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। आप उसका उल्टा भी एज्यूम कर सकते हो। सो ये कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि देयर शुड बी ऑलवेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर शुड बी ग्रेटर दैन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ऐसी कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसमें क्या किया उन्होंने ये जो फाई है ना, ये फेज एंगल है। ये फेज एंगल किसके बीच में है? इट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देखो सिर्फ कैपेसिटेंस होता तो हमें पता है फेज एंगल π/2 का रहता, इंडक्टर होता तो भी हमें पता है कि फेज एंगल π/2 का रहता, रेजिस्टेंस के लिए 0 है। बट अगर यहाँ पे तीनों एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं तो देयर विल बी डिफरेंट फेज एंगल। और ये फेज एंगल उन्होंने डिराइव करके दिया है नेक्स्ट पार्ट में बाय यूजिंग दिस डायग्राम। तो उसके लिए ना मुझे ये मिटाना पड़ेगा, बट आई थिंक मैं पहले ये भी बता देता हूँ कि EL, ECA ये जो इक्वेशंस है ना इसके लिए आपको प्रीवियस डिस्कशन का थोड़ा बहुत रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो प्रीवियस डिस्कशन का रेफरेंस यानी आपको याद होगा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे आया। तो हमने ऐसा लिखा था कि E0 इज इक्वल टू ω/L इंटू I0, ऐसा आपको याद होगा। E0 इज इक्वल टू ω/L इंटू I0। सो यहाँ पे ω/L जो है दैट रिप्रेजेंट्स XC इंटू I0। तो ये इक्वेशन जो है ना ये आया था। सो E0 यानी इट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था इंडक्टर का। और इसको यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है EL। EL स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। उसी तरह से EC की अगर हम बात करें तो EC के लिए हमने क्या निकाला था? E0 इज इक्वल टू क्या आया था वो? ओमेगा, मेरे ख्याल से वो ऐसा आया था, एक मिनट ना, वो था 1/ωc इंटू I0। कैपेसिटेंस का डिस्कशन ज़रा देखो फिर से टेक्स्ट बुक में, आपको ये मिल जाएगा। सो 1/ωc को हमने क्या कहा था? इट इज़ XC
इंटू आई नॉट, सो ई नॉट, और ई नॉट यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर की केस में। यहाँ पे उसको ई नॉट नहीं कह सकते, यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं ई सी यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये थोड़ा सा पार्ट अगर नहीं समझा होगा तो ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सीरीज एलसीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एज़ कम्पेयर टू डेरिवेशन। ऐसा नहीं कि डेरिवेशन कभी भी नहीं आएगा, डेरिवेशन भी आ सकता है। डेरिवेशन में आपको पूछा जा सकता है कि डिराइव इम्पिडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट, बट न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आए हैं। और आप अभी देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, तो इस एक्सप्रेशन में कैलकुलेशंस आपके ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक्सेल तो एक्सेल की डायरेक्ट वैल्यू नहीं देंगे, वहाँ पे आपको इंडक्टर की वैल्यू देंगे एल की, और फ्रीक्वेंसी देंगे। सो ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करो, इंडक्टर की वैल्यू पुट करो, एंड देन यू गो फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस थोड़े बहुत है ना, थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। डिफ़िकल्ट यानी लेंदी होंगे, डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, लेंदी हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, बट कैलकुलेशंस तो करने पड़ेंगे हमें। तो बस अभी के लेक्चर के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में शुरू कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ फेजर डायग्राम जो है, हालांकि हमने बना ली है, उसके ऊपर उन्होंने ये फाई जो है ना वो डिराइव किया है, तो वो भी हम डिराइव कर लेते हैं